नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और हम देखते हैं कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको हम मोटा मोटी 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें एक होता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें जो साहित्य रचा गया है वो साहित्य धार्मिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, या ब्राह्मण जो साहित्य है उन सब की बातें उसमें की जाती है। और दूसरा जो स्रोत है उसमें हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों का जो विवरण वगैरह है उसको रखा गया है। और तीसरा जो स्रोत है उसमें हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और अगले जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत है या विदेशी विवरण वगैरह है, उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत को यदि हम देखें तो स्पेशली प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो पुरातात्विक स्रोतों का है। बाद में आगे चल कर हम देखते हैं कि अभी मध्यकाल में और आधुनिक काल के अंदर जो साहित्यिक स्रोत है वो बड़े पैमाने पर मिलते हैं। इसके कारण जो पुरातात्विक जो स्रोत है वो आधुनिक काल में या फिर मध्यकाल में हम देखते हैं कि इतने हमें प्राप्त नहीं हुए हैं जितने पुरातात्विक स्रोत हमें प्राचीन भारत के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों ने जितना योगदान दिया है। तो पुरातात्विक स्रोत यदि हम देखें तो ये में 2 रूपों में मिलते हैं। एक है स्वतंत्र रूप में और दूसरा है संशोधक, समर्थक या परिवर्धक रूप में। तो स्वतंत्र रूप के जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनका आशय ये है कि ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनके समर्थन के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है। जैसे आप देखें कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके निर्माण में पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनका योगदान सर्वाधिक है, लेकिन सिंधु सभ्यता को जानने के लिए उस काल का हमें कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है जो उन पुरातात्विक स्रोतों की पुष्टि कर सके। तो इस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत जिनकी पुष्टि के लिए कोई साहित्यिक उपलब्धियां नहीं होती है या कोई साहित्यिक स्रोत नहीं रहते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से पुरातात्विक स्रोत माना गया है। जबकि ऐसे पुरातात्विक स्रोत जिनके समर्थन में साहित्य रचा गया या हमें बड़े पैमाने पर साहित्य मिलता है उसको संशोधक, समर्थक या परिवर्धक रूप का पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। जैसे आप देखें कि समुद्रगुप्त को जानने के लिए प्रयाग प्रशस्ति हमें मिलती है, लेकिन समुद्रगुप्त को जानने के लिए और भी हमें बड़े पैमाने पर साहित्यिक जो स्रोत हैं वो भी उपलब्ध हैं। तो ये जो गुप्तकालीन जो पुरातात्विक स्रोत रहेंगे वो दूसरी श्रेणी में रखे जाएंगे या परिवर्धक रूप के पुरातात्विक स्रोत में वो रखे जाएंगे। तो ये हमने देखा कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनके 2 रूप हमें मिलते हैं। और जो पुरातात्विक स्रोत जो हैं उसमें भी हम देखते हैं कि इसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। जैसे अभिलेख, मुद्राएं व सिक्के, मुहरें, कलाकृतियाँ, स्मारक व भग्नावशेष और अन्य पुरावेश जिसमें मृद भांड है, आभूषण है, ये सारे आ जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के पहले में 2 रूप मिले और अब हम देखते हैं पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। और हम एक एक करके अभिलेख, मुहरें, पुरावशेष ये जो है इनका विस्तार से हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों के बारे में यदि हम बात करें तो आप देखें कि जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेख अत्यधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। या हम यूँ कहें कि इतिहास को जानने के जितने भी स्रोत हैं उनमें भी अभिलेख जो हैं वो सर्वाधिक विश्वसनीय माने गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक तो अभिलेख जो होते हैं वो समसामयिक होते हैं। समसामयिक का अर्थ है कि भाई जो भी शासक है या कोई अन्य कोई घटना है
तो उससे संबंधित जब अभिलेख लिखा जाएगा तो वो उसी काल का होगा। जैसे जब प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, या आप देखें कि बहुत सारी प्रशस्तियाँ लिखी गई है, तो वो समकालिक रही है। मतलब जब शासक जीवित है तभी उन प्रशस्तियों की रचना कर दी गई। तो उनकी जो जानकारियाँ हैं, उनकी जानकारियाँ ज़्यादा प्रमाणिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें काल दोष नहीं आता है। काल दोष का मतलब है कि यदि किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन यदि लंबे समय के बाद यदि किया जाएगा, तब हम देखते हैं कि वो विश्वसनीयता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि लिखने वाले जो लोग हैं वो समकालीन नहीं है, बाद में लिखा गया है, सुना सुनाया लिखा गया है। तो क्या है कि भाई किसी ने बताया, फिर किसने लिखा, तो आप देखोगे जो बता रहा है वो समसामयिक व्यक्ति नहीं है, तो एक गैप आ जाता है, या इस प्रकार से काल दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। फिर अभिलेख हम देखते हैं कि तिथि युक्त हैं, तो ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो किसी शासक के काल निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप देखो गुप्तकालीन शासक रहे हैं कुमारगुप्त, तो उनके काल निर्धारण में आप देखोगे विलसड़ एक अभिलेख है, उसका बड़ा ही महत्व है। तो अभिलेख जो हैं इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। अब ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख हमें किस रूप में मिलते हैं? तो आप देखो कि अभिलेख कोई राज आज्ञा हो सकती है। जैसे आप देखो कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो राज आज्ञाएँ हैं। उसमें हमें जो अशोक है, अशोक अलग अलग प्रकार की बातें करता हुआ दिखाई देता है। जैसे अशोक जनता को दान के लिए कहता है, अशोक अपने अधिकारियों को कहता है कि भाई यदि किसी को दंड वगैरह मिल गया है तो सभी के साथ क्या है, समान प्रकार का व्यवहार किया जाए। ठीक है। फिर दान वगैरह के बारे में भी जो जानकारियां हैं वो हमें अभिलेखों से मिलती है। प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियों का मतलब है कि किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख। तो राजा की प्रशंसा में भी हम देखते हैं कि खूब सारे जो अभिलेख हैं वो रचे गए हैं राजाओं की प्रशंसा के अंदर। फिर ये जो अभिलेख होते हैं, इन अभिलेखों में हम देखते हैं कि अभिलेख शिलालेख प्रकार का हो सकता है। शिलालेख का आशय है कि भाई जहाँ कोई बड़ी चट्टान वगैरह उपलब्ध है तो उस चट्टान को क्या है कि साफ़ करवा दिया जाएगा, उसको एकदम बिल्कुल प्लेन करके उसके ऊपर क्या है कि जो आज्ञा वगैरह है या दान की कोई सूचना है या राजा की प्रशंसा में कुछ ना कुछ उस पर उत्कीर्ण कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेख इसी प्रकार के हैं। उसमें बड़ी बड़ी जो चट्टानें वगैरह थी, जो राजमार्गों के निकट थी या शहरों के निकट थी, तो उनको साफ़ किया गया, उनको प्लान किया गया और उनके ऊपर अशोक ने जो आज्ञाएँ लिखी, तो वो जो आज्ञाएँ लिखी गई उन शिलाओं के ऊपर, उसी को क्या कहा गया है, शिलालेख कहा गया है। फिर स्तंभलेख, स्तंभलेख यदि हम देखें तो जहाँ बड़ी शिलाएँ नहीं होती है, तो जहाँ बड़ी शिलाएँ वगैरह नहीं है, तो वहाँ क्या है कि दूसरे स्थानों से कोई बड़े चौड़े जो पत्थर है वो ला कर के क्या है स्थापित कर दिए जाते हैं किसी सड़क के किनारे या नगर के बीच में। तो उनको स्थापित कर दिया जाता है और उनके ऊपर जो भी आज्ञा है या कोई प्रशस्ति है या अन्य कोई सूचना है वो उसके ऊपर लिख दी जाती है। जैसे आप देखो कि अशोक के भी हमें क्या है, बहुत सारे स्तंभलेख मिलते हैं। अशोक के अलावा हमें मथुरा में गुप्तों से संबंधित स्तंभलेख मिलता है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त का हमें एक मेहरौली स्तंभलेख मिलता है। मेहरौली जो स्तंभलेख है आप देखो कि वो धातु का बना हुआ है, जबकि अशोक के जो स्तंभलेख हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। और जो मेहरौली स्तंभलेख है वो धातु विज्ञान का भी एक उत्कृष्ट प्रमाण है। क्यों? क्योंकि मेहरौली आप देखो कि मेहरौली का जो स्तंभलेख है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से यदि हम गणना करें तो आज आप देखो कि वो जो स्तंभलेख है उसको सैकड़ों साल हो चुके हैं स्थापित हुए को, और वो खुले में स्थापित है। और उसके बावजूद उस पर हमें किसी भी प्रकार का आज भी कोई जंग वगैरह दिखाई नहीं देता है। अब देखो कि हज़ारों साल से कोई स्तंभ स्थापित है और उस पर जंग वगैरह नहीं लगना, जबकि वो खुला है, वहाँ बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, हवाएं चल रही है, तो वो धातु विज्ञान का भी एक अच्छा हमें प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार से ताम्रपत्र की जब हम बात करें तो
ताम्रपत्र जो है वो भी बड़े पैमाने पर लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है कि भाई तांबे के जो पत्र वगैरह होते थे उनके ऊपर लिख दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि प्रभावती गुप्त जो लड़की है चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसके हमें कई ताम्रपत्र मिलते हैं। और ये जो ताम्रपत्र मिला है हमें प्रभावती गुप्त का, तो इससे क्या है कि गुप्त वंश की जो वंशावली है, गुप्त वंश की वंशावली को निर्धारित करने में बड़ा योगदान हमें मिला है। फिर गुहालेख का आशय है कि पहले हम देखते हैं कि भाई जो भी ऋषि मुनि वगैरह होते थे वो गुफाओं में रहा करते थे, तो वहीं क्या है कि उसके ऊपर हम देखते हैं उन गुफाओं में भी कुछ लेख वगैरह लिखे गए हैं। जैसे अब देखो कि दशरथ जो मौर्य वंश का था, इसी प्रकार से अशोक जो है वो भी मौर्य वंश है। तो इनके हमें क्या है कुछ गुहा लेख भी हमें मिलते हैं कि जैसे कोई गुफा बनवाई तो उसको ऊपर लिख दिया कि ये फलां राजा ने बनाई है, फलां संप्रदाय के लिए बनाई है। जैसे दशरथ के जो अभिलेख हैं वो हमें, या अशोक के जो गुहा अभिलेख हैं उनसे हमें पता लगता है कि भाई वो आजीविक जो संप्रदाय है उनके साधुओं के लिए उनका निर्माण करवाया गया था। इसी प्रकार से मूर्तिलेख भी बड़े पैमाने पर मिले कि भाई कोई भी मूर्ति है, मूर्ति के नीचे ही क्या है कुछ ना कुछ लिख दिया जाता था, तो उनको क्या है मूर्तिलेख कहा गया है। इसी प्रकार से विदेशी भी हमें कई अभिलेख मिले हैं, जैसे कस्सी का अभिलेख है, बोगाज का ही अभिलेख है। तो ये जो अभिलेख हैं इनसे भी हमें भारतीय जो इतिहास है उसकी हमें जानकारियाँ मिलती है। अब ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमें जो भी राजा है उस राजा के वंश का संक्षिप्त परिचय मिल जाता है, और उन्होंने जो भी दान वगैरह दिया है उसका भी हमें पता लगता है। और उस समय की कोई तीर्थ यात्रा है, धर्म यात्रा है, या कोई धार्मिक कार्य है, या राजा के द्वारा कोई भूमि दान वगैरह दिया गया है, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई दान वगैरह दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है संबंधित क्षेत्र में माफ़ कर दिया गया है या संबंधित क्षेत्र में लगा दिया गया है, इसकी भी हमें क्या है जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अभिलेख है, अभिलेख इतिहास की कई घटनाओं को जानने में हमें मदद करता है। जैसे इतिहास से, जैसे अभिलेखों से हम उस समय की सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी अभियान वगैरह किए गए हैं उन सभी अभियानों की हमें सटीक जानकारी मिलती है। अभियानों में उसने किस प्रकार की नीतियों का पालन किया उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के जो भी सामुदायिक कार्य हैं या सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनकी हमें जानकारी मिलती है। तो जो गुप्त काल के जो दान पत्र हैं या प्रशस्तियां हैं, इनसे भी हमें संबंधित जो राजा है उसकी जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारियां मिलती है। तो अभिलेख जो हैं, अभिलेख इस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं, और हम प्रयास करते हैं अगले वीडियो में कि भाई आपको जो महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।